नमस्कार। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान के विषय में आपको जानकारी देंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान दोनों एक दूसरे के साथ पढ़े जाते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप सिलेबस को देखेंगे आप, तो उसमें लिखा रहता है भारतीय राज्य व्यवस्था, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम संविधान को पढ़ते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? फिर जो हमारा ये सब्जेक्ट है जिसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, उस सब्जेक्ट से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, क्या पाठ्यक्रम या सिलेबस है, इन बिंदुओं पर आज हम इस क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज ये हमारी संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था की पहली क्लास है। तो कुछ जो मुख्य बिंदु हैं, बेसिक बिंदु हैं संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए, उन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। उसके बाद हम पाठ्यक्रम का विस्तार पूर्वक एनालिसिस करेंगे और किस प्रकार से इस पाठ्यक्रम को कवर करना है, कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्नों की संभावना अधिकतम होती है, और किस तरह से इसे हमें कवर करना है, और कैसे हम प्रश्नों का हमें एक प्रैक्टिस करनी है। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या इसे हम कहते हैं पॉलिटी। राज्य व्यवस्था एक शब्द है जो आपके सब्जेक्ट का नाम है। हम भारत के विषय में पढ़ रहे हैं, हम भारतीय हैं, तो ये हो जाएगा भारत की राज्य व्यवस्था। तो आज हम सिलेबस में किसे पढ़ने वाले हैं? आप यहां लगा लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था। उससे पहले कुछ बिंदुओं पे हम बात करते हैं। राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? क्या है राज्य व्यवस्था, और संविधान से इसका किस प्रकार का संबंध है? कि सब्जेक्ट तो राज्य व्यवस्था है लेकिन पढ़ा संविधान जाता है। तो इन बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी शब्द है राज्य व्यवस्था या पॉलिटी, ये दो शब्दों का मेल है। एक है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब है शासन व्यवस्था, या इसे हम कह सकते हैं शासन प्रणाली। या इसे हम कह सकते हैं शासन प्रणाली, गवर्निंग सिस्टम। अब राज्य और व्यवस्था दो शब्द है, अलग अलग मिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे तो बन जाएगा राज्य व्यवस्था। अब यहां पर इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी राज्य है, देश है, इसे हम साधारण भाषा में देश समझ सकते हैं। अब साधारण भाषा में समझिए कि राज्य का मतलब देश है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट, जो वर्ड है स्टेट, वो यूज किया जाता है कंट्री के लिए। तो राज्य के लिए हम राज्य है, और व्यवस्था दो चीजें हैं। व्यवस्था का मतलब है गवर्निंग सिस्टम या शासन प्रणाली, जिससे आप किसी राज्य के सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई राज्य है, उसकी जो शासन व्यवस्था है, बहुत ध्यान समझिएगा, किसी राज्य की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली को क्या करना है? हमें संचालित करना है। टू ऑपरेट। किसी राज्य की शासन प्रणाली को संचालित क्या करना है, तो ये कैसे संचालित होगी? ये संचालित होती है बच्चा संविधान से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए राज्य व्यवस्था सिलेबस में होने पर आपको पढ़ाया जाता है संविधान। क्यों? फिर से समझिएगा। राज्य व्यवस्था, राज्य की शासन व्यवस्था, किसी राज्य की शासन व्यवस्था वहां के संविधान के माध्यम से संचालित की जाती है। इसीलिए राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमें संविधान पढ़ना होता है। अब यहां पर देखिए,
हमें पढ़ना क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा ये? इंडियन पॉलिटी। अब जब इंडियन पॉलिटी हो जाएगा तो यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें भारत के विषय में पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब यहां पर इन दो चीजों का मतलब तो आप समझ गए कि पॉलिटी क्या है और संविधान क्या है। अगर हम संविधान की एक और डेफिनेशन आपको दें तो संविधान को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि संविधान क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वैधानिक दस्तावेज। संविधान क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वैधानिक दस्तावेज या कानूनी दस्तावेज है, जिससे किसी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, या दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि ये मूल कानूनों का संग्रह है, यानी जहां पर बेसिक कानून लिखे जाते हैं और उसके आधार पर अन्य कानून बनाए जाते हैं। ठीक, तो एक लाइन में अगर कहें, संविधान वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वैधानिक दस्तावेज है, जिससे किसी राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है या चलाया जाता है। संविधान में उस राज्य के लिए मूल कानून, नियम और पदों को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक पद है। इस पद को कहां लिखा गया है? भारतीय संविधान के भाग 5 में आप पाएंगे इसे, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत। जैसे मैं कहूं कि एक रूल की बात कर रहे तो बिल, विधेयक पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित होगा या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित होगा, तभी वो प्रेसिडेंट या फिर राज्यपाल के पास लॉ बनने के लिए जाता है। ये एक नियम बनाया गया है। कानून, कानून के लिए विषय बनाए गए हैं, जो आप शेड्यूल पढ़ेंगे, 7वां शेड्यूल हमारे पास है, जिसमें आप पाएंगे कि लिस्ट बनाई गई है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, संघ, राज्य और समवर्ती। इसमें कुछ विषय बनाए गए, सब्जेक्ट बनाए गए हैं, और उसके आधार पर हमारी पार्लियामेंट स्टेट सेंट्रल के लिए यानी यूनियन के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल स्टेट के लिए कानून बना देता है। तो वो कानून जो बन रहे हैं बच्चा, उसके लिए जो आधार है वो क्या है? आधार हमेशा संविधान है। अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध में है तो वो कानून नहीं माना जाएगा, उसे निरस्त कर दिया। मेरी बात समझ में आई? तो इन दो चीजों को एक चीज और समझ लो, राज्य जो है, राज्य के लिए कुछ एलिमेंट्स बनाए गए, तत्व बनाए गए कि अगर कोई राज्य है तो उसे राज्य कब माना जाएगा। तो राज्य के लिए बेसिकली ये 4 फैक्टर राज्य के लिए हैं कि एक लैंड होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग, या इसको हम कह सकते हैं एक फिक्स एरिया, भूभाग, दूसरा उसके पास होना चाहिए पॉपुलेशन, जनसंख्या, तीसरा होना चाहिए सरकार, गवर्नमेंट, और चौथा होना चाहिए संप्रभुता। संप्रभुता, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी, ये 4 एलिमेंट्स जिसके पास माने जाते हैं उसे हम स्टेट की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे आप जितने भी कंट्रीज देखेंगे वर्तमान में जिन्हें हम स्टेट कह रहे हैं, उनके पास एक निश्चित फिक्स एरिया है, यानी
उनका बॉर्डर एक फिक्स है कि ये उसका बॉर्डर है, यानी एक फिक्स लैंड एरिया है, पहली कंडीशन। उस लैंड एरिया पे एक पॉपुलेशन रहती है, एक जनसंख्या रहती है। तीसरा है उस पे कंट्रोल, उसकी शासन व्यवस्था को ऑपरेट करने के लिए, रन कराने के लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट होती है वहां पर। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो कई इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है, और उसके पास सॉवरेंटी होती है, यानी वो संप्रभुता होल्ड करता है। संप्रभुता का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेने की पावर। तो ये 4 एलिमेंट जिसके पास है उसे स्टेट मान लेते हैं, और वो एक स्टेट यानी देश की तरह कार्य करने लगता है। ये बेसिक है। आप यहां पर ये से समझिए एकदम क्लियर कट कि सब्जेक्ट का नाम और जो पढ़ रहे हो उन दोनों में एक रिलेशन क्या है। सब्जेक्ट में सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन करता है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और अगर सिलेबस चेक करेंगे अंदर तो आपको सारी चीजें कहां से मिलेंगी, संविधान से मिलेंगी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि स्टेट की गवर्निंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें एक कानून चाहिए, बेसिक कानून, जिससे हम ऑपरेट कर सके, रन करा सके। और उसी बेसिक कानून को कहा जाता है उस देश का संविधान। हम इंडिया के विषय में पढ़ना है तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और स्टेट के लिए 4 एलिमेंट्स होना आवश्यक है। पहला है एक फिक्स लैंड एरिया। भाई अगर आपके देश का एक कोई निश्चित भूभाग नहीं होगा तो आप कैसे कंट्री मानेंगे? पूरी जमीन तो पूरी पृथ्वी पर पड़ी हुई है। फिर किसी ऐसे क्षेत्र में आप कभी सरकार चला ही नहीं सकते, कानून अप्लाई नहीं कर सकते जहां कोई रहता ना हो। तो एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिन्हें गवर्नमेंट कह देते हैं। अब अगर गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी, ना अपने इंटरनल डिसीजन ले सकती, ना एक्सटर्नल, तो फिर वो कैसे सरकार बनेगी? तो उसके लिए सॉवरेंटी होनी चाहिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके आधार पर हम स्टेट को बना देते हैं। उसके बाद ये हमारा सिस्टम चलता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? आगे बढ़ें। एकदम बेसिक था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें, शासन व्यवस्था भारत में, गवर्निंग सिस्टम, या इसे साधारण भाषा में हम कहते हैं, पॉलिटिकल भाषा में, गवर्नमेंट, सरकार। गवर्नमेंट, देखिए, सरकार जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि एक ऐसी यूनिट जो पूरे शासन व्यवस्था को ऑपरेट करती है। हम अपनी साधारण भाषा में जिसे सरकार कहते हैं, वास्तविक रूप से वो सरकार ना होके एग्जीक्यूटिव होती है। अगर बात करें तो जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि वो सरकार बनी है, सरकार बनी है, लेकिन वो साधारण भाषा में हमारे समझने की भाषा में है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस से संविधान के अनुसार देखेंगे तो सरकार के 3 पार्ट बनाए गए, 3 अंग बनाए गए, तीनों से मिलकर 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसके बाद आता है लेजिस्लेचर, विधायिका। इसके बाद आता है आपका जुडिशरी, न्यायपालिका। जुडिशरी, ठीक। ये जो सिस्टम है ये मिलकर बनाते हैं क्या? गवर्नमेंट बनाते हैं। ये तीनों मिल जाते हैं और तीनों मिलकर बनाते हैं सरकार, ठीक। अब तीनों का काम देखिए क्या। मैंने कहा एक शासन व्यवस्था को ऑपरेट करना है संविधान के अनुसार, और इस पूरे सिस्टम को जो गवर्न करता है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट या सरकार। अब सरकार इस पूरे सिस्टम को कैसे ऑपरेट, उन्हें 3 चीजों की आवश्यकता है। बेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आधार है, और उस आधार के ऊपर हमें इमारत खड़ी करनी है। और इमारत वही बन सकती है जो आधार के साथ में मेल कर सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए, एक का काम होगा बनाए, एक का काम होगा जो बनाया गया है वो सही है या गलत है,
और एक का काम होगा जो बनाया गया है उसे लागू कर देना। ये तीन काम है इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के। देखिए कैसे, जो बना है उसे लागू करना, और बनाना, और जांच करना, ये तीन अलग अलग काम। अब हम पढ़ रहे हैं संविधान, तो संविधान में क्या बनेगा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही चीज लागू होती है, एक ही चीज की जांच होती है, एक ही चीज बनती है, वो क्या है? लॉ, यानी विधि। तो विधि को लागू करना, विधि का निर्माण करना, और विधि की जांच करना, और विवादों का समापन करना। ये तीन इंस्टीट्यूशन के अलग अलग काम है। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि ऐसी संस्था जो कानूनों को इंप्लीमेंट करेगी, लागू करवाएगी, उसका काम है करवाना, लागू करवाना। जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को इंप्लीमेंट करा देना, लागू करवा देना। लेकिन कानून बनाएगा कौन? तो उसका दूसरा पार्ट है विधायिका, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉ, यानी कानूनों का निर्माण करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानूनों का निर्माण करना। अब ये दोनों के काम तो डिसाइड, एक ने बनाया एक ने लागू कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, उसके विरुद्ध जाकर कोई भी कानून नहीं बन सकता। अब इस बात की जांच कौन करेगा? तो इसकी जांच के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जुडिशरी या न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका जांच करती है किसकी? कानूनों की, कि संविधान के अनुसार है या नहीं है। और अगर कोई विवाद उसके पास आता है तो उस विवाद का निपटारा करती है, उस विवाद पर वो फैसला देती है कि ये सही था या गलत था। चलिए, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ा जाए। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे सरकार का। अब आगे देखो बच्चा, अब सरकार की बात कर ली तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, हमने स्ट्रक्चर को जो अपनाया है वो अपनाया तो फेडरल सिस्टम, लेकिन उसमें परिवर्तन करते हुए इसका नाम हमने रखा यूनियन, संघ। खैर उसको तो हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, फेडरल क्या है, यूनियन क्या है। लेकिन उससे थोड़ा जुड़ी सी बात करते हैं। हमारे यहाँ संविधान में, भारतीय संविधान में सरकार का विभाजन किया, उसके लेवल बनाए गए हैं, उसके स्तर बनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है कि भारत में कितने भारतीय संविधान कितने लेवल की गवर्नमेंट की बात करता है, तो 3 स्तर बनाए गए सरकार के। यानी आपको जो गवर्नमेंट देखने को मिलेगी वो 3 स्तरों पर मिलेगी, 3 लेवल पे मिलेगी। 3 लेवल आपको मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले है केंद्र, इसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, जो आपको किस लेवल पे मिलेगी? संघ के स्तर पर। इसे हम संघ सरकार भी कहते हैं, संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, यानी जो केंद्र का लेवल है, यूनियन लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ये पूरे भारत के लिए एक ही है, पूरे भारत में एक ही यूनियन गवर्नमेंट रहती है। अब अगला क्या है? भारत कैसे बना? स्टेट से मिलकर बना है, तो उसके लिए अगला बनाया गया है, अगले स्तर पर गवर्नमेंट कहां मिलेगी? राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर आपको मिलेगी, जिसे कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट।
राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, अब इनके अलावा हमें समय के साथ परिवर्तित होना पड़ा, क्योंकि हर कानून, अगर आप कानून की विशेषता को जानना चाहते हो तो कोई भी कानून हो लगभग 10 वर्ष के लिए ही सही माना जाता है, उसकी प्रासंगिकता 10 वर्ष तक रहती है। 10 वर्ष के बाद समाज बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, जरूरतें बदल जाती हैं, तो कानून भी बदल जाता है। जब संविधान बना तो दो लेवल बनाए गए, एक बनाया गया यूनियन लेवल और एक बनाया गया स्टेट लेवल, यानी एक गवर्नमेंट यूनियन लेवल पर होगी और एक होगी स्टेट लेवल पर। संघ और राज्य के स्तर पर दो गवर्नमेंट बना दी गई, लेकिन समय की डिमांड के साथ साथ हमें परिवर्तन करना पड़ा और एक और स्तर जोड़ना पड़ा, जिसका नाम क्या रखा गया, जिसे हम स्थानीय कह सकते हैं, लोकल, स्थानीय स्तर। और इसका नाम रखा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। यानी 3 लेवल पर आपको देखने को मिलेगी सरकार। एक लेवल है आपका यूनियन लेवल, एक है आपका स्टेट लेवल, एक आपका मिलेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये 3 लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे सरकार के। एक मिलेगा आपको संघ के लेवल पे, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, एक राज्य के स्तर पे जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, एक मिलेगा स्थानीय स्तर पे जिसे हम लोकल कहते हैं। स्थानीय का एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, स्थान में जैसे आप पंचायत का नाम सुनते होंगे, नगर पालिका का नाम सुनते हैं, ये दोनों स्थानीय शासन में अंतर्गत आते हैं। किसी राज्य की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार सरकार, ये राज्य की सरकार है। केंद्र में केवल एक सरकार है जिसका हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान में सरकार का। ठीक, तो इन दो बातों को आपने समझा। पहली बात आपने ये समझी कि राज्य व्यवस्था और उस संविधान के बारे में जो रिलेशन है दोनों का, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दोनों के रिलेशन को जाना। फिर आपने एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास किया, उसका एक बेसिक सा छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। भारत में पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ऑपरेट होता है। स्टेट आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट और लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉ, और जुडिशरी का काम है आपका इन्वेस्टिगेट करना लॉ को, और जो भी डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करना। ये तीनों के अलग अलग काम है, इसको मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बनता है, उसे कहा जाता है गवर्नमेंट। इसके बाद आपने देखा कि गवर्नमेंट के हमारे पास 3 लेवल बनाए गए, यानी त्रि सरकार है, 3 लेवल की गवर्नमेंट हमारे पास मिलेगी। एक यूनियन लेवल पे जिसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एक स्टेट लेवल पे जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और एक स्थानीय लेवल पे जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम, आज हमारी पहली क्लास है, आपके साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने आपको बेसिक चीज़ें बता दिया। अब थोड़ा सा हम अपने पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम को जाने सीधा क्लास प्रारंभ कर देना, थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ को। बेसिक चीज़ें आपकी हो गई, अब पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं, यानी सिलेबस की ओर चलते हैं। सिलेबस क्या है या आपको क्या पढ़ना है। हर एग्जाम का अपना नेचर होता है, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेकिन एग्जाम के नेचर के अकॉर्डिंग उसे पढ़ना पड़ता है। तो देखिए हम बढ़ते हैं अपने उसकी ओर। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहला जो टॉपिक हमारा आएगा, पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो संविधान आप आज देख रहे हो, या जो संविधान 1946 में बनना स्टार्ट हुआ एक सभा के द्वारा, और 49 में बन गया और 1950 में लागू हो गया, क्या ये संविधान रातों रात बना?
क्या ये संविधान बस एक सभा बनी और उस सभा ने बना दिया? नहीं, इसने बहुत लंबी एक यात्रा तय की है। फाइनली इसने एक लंबी वर्षों की यात्रा तय की है। हर चीज के पीछे कुछ इतिहास होता है, कारण होते हैं जो उस घटना को आगे बनने में मदद करते हैं। तो इसीलिए इसका पहला टॉपिक आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास क्रम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या है? जैसे आपको पता है कि एक कंपनी आई, उस कंपनी ने एक लंबे समय तक शासन किया। अब शासन के दौरान उसने भारतीयों के लिए कानून बनाए, भारतीयों पर शासन करने के लिए कानून बनाए, उसे ही हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर दो चीजें आपको पढ़नी है। एक पढ़ना है कंपनी, कंपनी का शासन, कंपनी रूल, और एक पढ़ना है ताज का शासन। क्राउन रूल। ये आपका जो है वो है 1773 से 1857 तक, और ये है 1858 से लेकर 1947 तक। जिससे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन की बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया कि हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में और देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 से लेकर 1950 तक भारत का जब संविधान डेवलपिंग फेज में यानी बन रहा है, उस दौरान भारत की जो शासन व्यवस्था है उसे किस प्रकार से चलाया गया, कैसे चला। तो वहां पर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक मिलेगा, एक्ट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो एक्ट है जिस एक्ट से भारतीय संविधान का लगभग 75 या 70 to 75% भाग लिया गया। 70 से 75% तक जो भारतीय संविधान में भाग आया है, चीजें आई हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। तो वो आप यहां पढ़ लेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी एक ऐसी संस्था, एक ऐसी सभा जिसने संविधान को साकार रूप दिया, जिसके प्रयासों से भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। वो सभा कैसे बनी थी, किन कारकों ने उस सभा को बनाया, उस सभा में किन्हें शामिल किया गया, कितने मेंबर थे, इलेक्टेड थी या फिर नॉमिनेटेड थी, किस प्रकार से वो सभा बनाई गई, इस विषय में आप यहां पर पढ़ेंगे। अब सभा बन गई तो अगला टॉपिक क्या आ जाता है? संविधान का
निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि ये सभा किस प्रकार से संविधान का निर्माण कर रही है, कैसे ये संविधान को बनाएगी, कैसे मेंबर डिबेट करें, कितनी बैठकें हुई, क्या क्या चीजें हुई, इन सभी चीजों की जानकारी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन या ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, कितने मेंबर्स थे, या फिर अगर बात करें हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया या कब पास किया, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, अब संविधान तो बन ही गया हमारा, अगला टॉपिक ये है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारा संविधान जो है, मैंने कहा ना हमारे संविधान में बहुत देशों का संविधान जो है समाहित है। भारतीय संविधान अपने आप में एक ऐसा संविधान है जिसमें बहुत से देशों के संविधानों की जो मुख्य बातें हैं, जो प्रमुख चीजें थी, जो सबसे अच्छी चीजें थी, उन्हें हमने ले लिया, या तो उन्हें वैसे रख दिया या अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया। जैसे ए फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से हैं, तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप उन कंट्रीज के नाम पढ़ेंगे, उन स्टेट या उन देशों के नाम पढ़ेंगे जहां से वो लिया गया। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो इसे, इस टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पेपर सेट में देखा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कभी आपसे पूछ लेता है। अगर मैं बात करूँ पूरे सिस्टम की बात करूँ, जो कोर है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम किसकी देन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। या मैं बात करूं डीपीएसपी, या मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं, हाउस आपका गवर्नर के पद की बात करूं या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करूं, हर चीज किसी ना किसी देश के संविधान की ली गई। प्रियम्बल की बात करूं, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल की बात करूं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं से ली गई है। इनके लिए विस्तार से हम कहां पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि अब संविधान का सोर्स भी आगे, पूरा संविधान हमारा बन चुका है। तो उसमें आपको देखने को आगे आगे जो टॉपिक आपको मिलेगा, वो टॉपिक आपका मिलेगा फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल पहले आपको एक बताया, 3 लेवल की सरकार, जो 3 गवर्नमेंट बनी हमारी, स्टेट, यूनियन, स्टेट एंड लोकल स्तर पर। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान कितने प्रकार की या कितने लेवल पर गवर्नमेंट बनाता है या गवर्नमेंट के बारे में बताता है, तो 3 स्तर पे। जैसे फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान की बहुत विशेषता है। अगर बात करें इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, एकीकृत न्याय प्रणाली, इस प्रकार से जो चीजें हैं वो कहां पर आपको मिलेगी देखने को, संविधान की विशेषता। इसके बाद जब संविधान की विशेषता हो जाती है तो हम संविधान की ओर चलते हैं, और पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, सार है, आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल, या इसे दो नामों से जानते हैं, इंग्लिश में एक नाम से प्रियम्बल और हिंदी में दो नाम से प्रस्तावना या उद्देशिका। संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पढ़ लीजिए प्रियम्बल को तो मोटी मोटी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप पढ़ेंगे इंडिया एज अ रिपब्लिक स्टेट, भारत एक गणतंत्र है, तुरंत आप समझ जाएंगे। अगर आप गणतंत्र शब्द का मतलब समझते हैं, आप समझ जाएंगे द हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा, यानी हेरिडिटी इस राज्य में नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। ये जो स्टेट है वो हेरिडिटी को फॉलो नहीं करता है, वंशानुगत शासन का अनुयायी नहीं है। यहाँ पर क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है। जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये प्रियम्बल हमारी बता रही है, लोकतांत्रिक राज्य है। तो आप समझ जाएंगे, आपको पढ़ना की आवश्यकता नहीं, आप सीधा समझ जाएंगे भारत में जो गवर्नमेंट होती है वो वहां की पीपल्स के द्वारा, जनता के द्वारा इलेक्टेड होती है। यानी यहां पर एक ऐसी सरकार है, सभी शक्तियां जनता के पास है और जनता का रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि उन शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रियम्बल ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव जैसे फ्रीडम, स्वतंत्रता, जस्टिस, न्याय, इस प्रकार की चीजें आपको कहां से मिलेंगी, प्रियम्बल से देखने को मिलेगा। प्रियम्बल इसीलिए बोला जाता है, कई अभी केसेस पढ़ेंगे इसमें, जैसे आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट 1973, बड़ा फेमस केस है प्रियम्बल के बारे में। बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन 1960, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन, ऐसे केस पढ़ेंगे जहां पर कुछ ऐसे निर्णय दिए गए जो ऐतिहासिक है और प्रस्तावना से संबंधित है। तो यहां पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, यहां पे केसेस भी आपको कुछ पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हम प्रियम्बल के बाद सीधे जाएंगे कहां, पार्ट यानी भाग, अनुच्छेद, आर्टिकल्स और अनुसूची, शेड्यूल। ठीक, संविधान का भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। अब देखो इसमें यहां पर समझ लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भाग क्या है, अनुसूची क्या है और आर्टिकल्स क्या है। भाग, अनुच्छेद, अनुसूची क्या है। भाग को अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, तो वो एक पुस्तक या बुक के फॉर्म में है। अगर लिखित संविधान होता, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता, तो वो किस फॉर्म में होता, एक्ट के फॉर्म में होता, अधिनियम के फॉर्म में। अब किताब में या बुक में हर एक चीज के लिए जगह निर्धारित की जाती है। तो भारतीय संविधान में भाग वो हैं जो उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे हम अगर आपसे कहें कि आपको संघ के विषय में जानना है, यूनियन के विषय में जानना है, तो आप सीधा भाग 5 खोल देंगे तो वहां आपको यूनियन मिल जाएगा। यानी भाग एक पर्टिकुलर उसके सब्जेक्ट पे लिखे गए हैं। जिसे आप बात करें भाग 6 की तो राज्य के बारे में। तो एक तरह से फॉर एग्जांपल आप बुक्स में जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कोई यूनिट बना दी गई, अब फॉर एग्जांपल आप देखिए मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, लाइट, लाइट एक यूनिट है, उसके अंदर लाइट के विषय में जानकारी दी हुई होगी। तो उसी प्रकार से भाग एक तरह की यूनिट की तरह काम करते हैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक होता है और उस टॉपिक में जितनी, उस टॉपिक से जुड़ी जितनी चीजें होती हैं वो वहीं रख दी जाती हैं। जैसे संघ, यूनियन, फंडामेंटल राइट्स, इन सब के लिए अलग अलग भाग है। तो भाग समझ में आया। दूसरा है अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है, किसी भाग में किसी पर्टिकुलर नियम या कानून जो भी लिखा गया है वहां पर, उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना।
एक आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान नंबर देना, जिससे व्यक्ति को आसानी से उस चीज को पढ़ने में या फिर वहां पहुंचने में आसानी हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के विषय में हमें जानकारी चाहिए, तो मैं सीधा बोलूंगा आप भाग 5 में जाइए यूनियन में, और उसमें आर्टिकल नंबर 52 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विषय में, पद के विषय में बताया गया। तो आर्टिकल्स एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक पहचान संख्या है, जो किसी पर्टिकुलर नियम के बारे में बताती है, जो उस भाग से संबंधित होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां संविधान के वो हिस्से हैं, जो बातें, जो चीजें आपको भाग और अनुच्छेद में लिखी नहीं मिलेंगी, वो चीजें आपको कहां पे लिखी जाएंगी? वो चीजें लिखी जाएंगी अनुसूची। मेरी बात समझ रहे हैं? जो चीजें, जैसे मैं आपसे कहूं कि नेम ऑफ द स्टेट्स, जो प्रांत है हमारे पास, जो स्टेट्स हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, तो कहीं भी आपको संविधान के किसी भी भाग में इस किसी भी स्टेट्स का नाम नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहूँ जम्मू कश्मीर एक यूटी था, पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, आज यूटी है, तो कहाँ पे लिखा होगा? तो जो किसी भाग में नहीं लिखा है वो कहाँ मिलेगा? शेड्यूल में मिलेगा। जो चीजें किसी भाग में, किसी आर्टिकल्स में नहीं है, वो कहाँ रखी जाती है? शेड्यूल में रखी जाती है। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट चलता है, शक्ति का पृथक्करण, फेडरल सिस्टम की बहुत बड़ी विशेषता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का पृथक्करण। शक्ति मतलब कानून बनाने की पावर, और जब कानून बनाने की पावर है तो इसका पृथक्करण कैसे किया गया? 7 शेड्यूल में कर दिया गया। वहां पर लिस्ट बना दी गई, स्टेट, यूनियन, स्टेट और कॉन्कर, उसमें सब्जेक्ट बना दिए गए। यही हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। जो चीजें मैंने कहा ना, जो चीजें भाग और अनुच्छेद में नहीं मिलेंगी, वो कहां रखी जाएंगी? शेड्यूल में रखी जाएंगी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि ये है भाग, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, भाग 1। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? सिटीजनशिप, नागरिकता, भाग 2। आर्टिकल 5 से लेकर 11, ये आर्टिकल 1 से लेकर 4। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट 1, यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव। दूसरा रहेगा सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तीसरा क्या टॉपिक रहेगा? तीसरा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, भाग 3। फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्रश्न आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल के, पूछेगा अनटचबिलिटी, या पूछेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल में है, या पूछ देगा इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट्स किस आर्टिकल में है, माइनॉरिटीज के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम किस आर्टिकल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे सीधा सीधा। हमारे लिए अधिकार रखे गए हैं, ये अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, और इनके बिना कुछ नहीं है। ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे हम डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन यानी संघ। संघ में हम 4 चीजें पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका,
लेजिस्लेटिव विधायिका, लेजिस्लेचर विधायिका, इसी को हम यूनियन लेवल पे कहते हैं पार्लियामेंट यानी संसद। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जुडिशरी संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, इसको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। और इसी में पढ़ेंगे हम एक और टॉपिक सीएजी, इसी में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक सीएजी। इसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे हम सीएजी। अब देखिए कैग के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे हम स्टेट के बारे में यानी राज्य। राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम, राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, इसे कहा जाता है विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, लेजिस्लेचर। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, स्टेट में यहां पर हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ शासित राज्य, यानी यूटी। यूटी के बाद पढ़ेंगे हम केंद्र राज्य संबंध, संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक, केंद्र राज्य संबंध के बाद हम पढ़ेंगे पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज, नगर पालिका, जो हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक हम लिख रहे हैं वो टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपातकाल प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, संविधान संशोधन, राजभाषा, संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और गैर संवैधानिक निकाय। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये आपका सिलेबस रहेगा मेन, जिसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, हम इनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, हम इनके
अनुच्छेद, इनके जो भाग हैं, हर एक बिंदु पर हम चर्चा करते चलेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना है? जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर जो यूटी बना है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बना है? तो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा भाग 1 आर्टिकल 3। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ा अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले वर्ष, पिछले कुछ महीनों में, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस भाग से संबंधित है? भाग 4 आर्टिकल 44। या आपसे कह दे पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, किस आर्टिकल में है? ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपको सब यहां से देखने को मिलेंगे। तो आज की जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास भी थी। आपको हमने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के विषय में बताया, बेसिक जानकारी दी संविधान से संबंधित और सब्जेक्ट से संबंधित। अब अगली क्लास में हम उसी क्रम में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड लेकर संवैधानिक विकास क्रम से स्टार्ट करेंगे और उन विषयों पर फोकस करते चलेंगे जहां से प्रश्न आए हैं और जहां से प्रश्न बनने की संभावना। पाठ्यक्रम पूरा रहेगा, हमारा सिलेबस पूरा रहेगा, लेकिन पढ़ाते समय उन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देना है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, और यहां से प्रश्न और जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना। तो ऐसे बिंदुओं के साथ, ऐसे तरीके, इन पॉइंट्स के साथ हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हम अपना सिलेबस प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।